वो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का आज आखिरी क्लास है। चैप्टर की भी आज आखिरी क्लास है। ओनली 4 क्वेश्चंस नहीं 5 क्वेश्चंस हैव बीन लेफ्ट, उनको हम जल्दी से करेंगे। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.4 का लास्ट पार्ट। इंक खत्म हो गई क्या? एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट पार्ट है आज, डिक्लेयर हो गया, करके ही मानेंगे आज। ओके, क्योंकि बहुत लंबा खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको प्रूव करना है। एक बार रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ऐसा आपको साबित करके बताना है। अब जब हमने आइडेंटिटीज लिखी थी तो आप रिकॉल करो, जो ये आइडेंटिटी, ये लास्ट वाली आइडेंटिटी थी या नहीं थी? बोलो। 10th नंबर आइडेंटिटी थी ना? तो इस आइडेंटिटी को हमने ऐसे लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, हो सकता है एबीसी में लिखा हो, अभी मैं एक्स वाई जेड में लिख देता हूं, इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय, बताओ कैसे सीखा है हमने? एक्स स्क्वायर। बोलो कैसे सीखा है? वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। एक्सीलेंट, हमने ऐसे सीखा है इस आइडेंटिटी को। सर सीखा है ना? बोलो सबने सीखा है। ओके, अब हमने ऐसे सीखा है, लेकिन सर ये तो कुछ दूसरी चीज प्रूव करवा रहा है। ये क्या प्रूव करवा रहा है? हमने तो ये प्रूव किया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू ये होती है, पर ये कह रहा है ये होती है। इसने तो कुछ दूसरा एक्सप्रेशन दिया है ना, इसने वो एक्सप्रेशन थोड़ा ना दिया है जो हमने आइडेंटिटी में याद किया है। तो आपने तो, लेकिन मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखवाया था शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मैंने इस वाली आइडेंटिटी के दो एक्सप्रेशंस लिखवाए थे, ये भी लिखवाया था और ये भी लिखवाया था। मैंने कहा ये इसके बराबर भी होता है, इसके बराबर भी होता है, दोनों लिखो और दोनों याद भी करो। ठीक है, अभी अपन इसको साबित करेंगे कि ये इसके बराबर होता है या नहीं होता है। किसी किसी क्वेश्चन में वो वाली फॉर्म ना लिख के ये वाली फॉर्म भी लिखनी पड़ जाती है, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें अपने को इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड ये ना लिख के, ये ना लिख के ये लिखनी पड़ेगी। अभी हम साबित कैसे करें, सवाल ये है। तो देखो, हम साबित ऐसे करेंगे, इसको स्टाइल से साबित करेंगे। कैसे स्टाइल से साबित करेंगे? हम इसको ये लिखेंगे, देखो हम इसको ये लिखेंगे कि इसकी फॉर्म ये तो होती ही है, ये तो सबको ही पता है, ये तो सबको ही पता है ना कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है, ये तो सबको पता है, इसको थोड़ा ना साबित करना है। तो जो चीज, और अगर मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे किसी क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी की वैल्यू ये होती है, थोड़ा ना साबित करनी है। अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए तो हमने कोई आइडेंटिटी यूज करी, तो उस आइडेंटिटी की वैल्यू ये होती है। आइडेंटिटी का प्रूफ थोड़ा करने बैठे हम, आइडेंटिटी एज इट इज यूज कर ली कि इसकी फॉर्म ये होती है, वी नो दैट लिख के, है ना? तो ये तो जग जाहिर है कि इसकी फॉर्म ये होती है। तो इस आइडेंटिटी की ये वाली फॉर्म तो प्रूव नहीं करनी है, इसको एज इट इज लिख देना है कि वी नो दैट इसकी वैल्यू ये होती ही है, हम जानते हैं। अब कैसे भी करके ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ये एक्सप्रेशन के बराबर प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि उसकी वैल्यू ये है। बोलो समझ में आया? स्ट्रेटेजी समझ में आ गई भाई? सपोज करो, इसको भूल जाओ, मुझे सपोज करो किसी की वैल्यू ऐसे प्रूव करनी। हैंग हो गया क्या? हाँ, लेट्स से मुझे सपोज करो मुझे किसी की वैल्यू ऐसे प्रूव करनी है कि ये भाई साहब जो है इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, मुझे प्रूव करनी है। मुझसे नहीं हो रहा प्रूव, या मैं नहीं जानता कि इसकी वैल्यू ये होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू ये होती है, इधर की साइड कुछ और होती है। तो मैं इसकी वैल्यू ये प्रूव कर दूं तो हो जाएगा ना कि इसकी वैल्यू ये है। जो आपको आती है उस फॉर्म को, जो उसको वो चाहता है उसके बराबर प्रूव कर दो। समझ आया? ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इट्स आरएचएस साइड, वी विल टेक इट्स आरएचएस साइड, और हम उसको वो बना देंगे जो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं इसकी आरएचएस फॉर्म? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आगे क्या जानते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस, हम ये वाली फॉर्म जानते हैं ना, तो हम इसकी ये वाली फॉर्म को इसके बराबर प्रूव कर देंगे, और फिर ये वाली फॉर्म तो इसके बराबर होती है, ये तो जग जाहिर है, तो प्रूव हो गया। समझ गए? स्ट्रेटेजी समझ गए सब लोग?
ओके सो ये क्वेश्चन लिख लिया सबने। क्वेश्चन जब लिख लिया हो तो उसके आगे लिख दो टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव, और उसके बाद फिर ये आइडेंटिटी लिख। टू प्रूव एंड देन राइट व्हाट वी नीड टू प्रूव, उसको लिखो। दिख रहा है सबको? ज्यादा लाइट तो नहीं है? क्लियर दिख रहा है आदित्य? लिख लिया, सवाल लिख लिया। अब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने क्या करेंगे, वैसे भी यार वैसे भी हम फैक्टराइज फॉर्म ही तो उठाते हैं। अब आप कंपेयर करो इसमें से एक्सपेंडेड और फैक्टराइज कौन सी है, इसमें से एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है और फैक्टराइज फॉर्म कौन सी है। एक्सपेंडेड एलएचएस में है क्योंकि इसमें समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग, तो जिसमें प्लस माइनस बीच में वो एक्सपेंडेड है, और जिसमें समथिंग इंटू समथिंग है वो फैक्टराइज है। तो फैक्टराइज फॉर्म ये है, देखो 1/2 को इससे इंटू किया है, फिर इसको इससे इंटू किया है, तो ये फैक्टराइज फॉर्म है ना। तो हम हमेशा कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं तो पहले हम फैक्टराइज फॉर्म उठाते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म से कभी भी प्रूव नहीं करते। प्रूफ सेक्शन में हम स्ट्रेट अवे इसकी फैक्टराइज फॉर्म उठा लेते हैं जो कि आरएचएस में बैठी है। आरएचएस क्या है, लिख दो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स जैसे हैं वैसे जो के त्यों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब कॉपी पेस्ट कर दो जो राइट हैंड साइड है। पहले तो सवाल लिखना है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा सर दो दो बार क्यों लिखवा रहे हो। अरे पहले तो सवाल लिखा हमने कि एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। अब अपन ने आरएचएस फॉर्म अलग से उठा ली, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसको सॉल्व करके हमको एलएचएस के बराबर बनाना है, ये हमारा टास्क है। डन, स्टार्ट करें। रेडी रेडी एवरीवन, रेडी टू टेक ऑफ। ओके सो हम क्या करेंगे, पहले जो बड़ा सा ब्रैकेट है ना, कभी भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ज्यादा सॉल्यूशन करने की गुंजाइश है, जहां पे ज्यादा प्लस माइनस गुणा भाग होल स्क्वायर होल क्यूब हो रहा है, वहीं से तो स्टार्ट करोगे। तो यहाँ तो क्या ही कर लोगे, जो करोगे अंदर ही करोगे, फिर देखते हैं बाहर लेके आएंगे ब्रैकेट से कुछ और भी सॉल्व होगा तो करेंगे। सो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को तो छेड़ेंगे ही नहीं, इसको कहेंगे आप आराम करो बाहर, पहले हम अंदर होके आते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर चलो, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे को तीन टर्म्स के होल स्क्वायर हैं, इसके इसके इसके। तो क्या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं यूज कर सकता क्या इसको एक्सपेंड करने के लिए? बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो इस आइडेंटिटी से मुझे बताओ x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, करके बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। लगाओ एक ब्रैकेट, हल्का हल्का ब्रैकेट लगा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब y माइनस जेड की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, एवरीवन बोलो बोलो बोलो, एक जना नहीं एवरीवन। वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड करिए, वो करो जेड स्क्वायर माइनस 2zx नहीं लिखेंगे 2xz लिखेंगे, हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, x पहले आता है z बाद में आता है, प्लस आगे एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहाँ पे हो गया क्लोज, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, एनी वन ऑफ यू? नो डाउट। यहाँ तक लिख, कंटिन्यू करें। अब आप अभी भी ब्रैकेट के अंदर की चीजों को ही ध्यान दो वापस से, और मुझे बताओ अंदर आपको एक्स स्क्वायर की तादाद कितनी दिख रही है, कितने एक्स स्क्वायर है अंदर? दो एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर है ना दो, और दोनों प्लस में। ओके वाई स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, वाई स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, काउंट करो। दो, वो भी दोनों प्लस में है,
अच्छा जेड स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, वो भी 2 और वो भी प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर भी 2 है, वाई स्क्वायर भी 2 है, जेड स्क्वायर भी 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाउ मेनी एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाउ मेनी स्क्वायर। तो इसको ऐड करके मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल रिमेन द सेम। अभी इसको कहो आप कीप वेटिंग, हम आते हैं अभी आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाउ मेनी स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाउ मेनी वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाउ मेनी जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर। उसके अलावा क्या बचा, ये भाई साहब बच गए, ये भाई साहब बच गए, और ये 3 चीजें बच गए ना, इनको बाद में लिख डालो। इनके बाद 2xy माइनस है, याद रखे तो माइनस लिखेंगे हम, माइनस 2xy माइनस 2yz, और लास्ट वाली टर्म क्या है, माइनस 2xz ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया यहां तक, बताओ। होपफुली कोई डाउट नहीं है यहां तक, कोई डाउट नहीं यहां तक, कितना ही चलें, सबका नोट डाउन हो गया। सबका हो गया नोट डाउन। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वाला फैक्टर है बड़ा सारा, इसमें हर एक टर्म की, इस फैक्टर के अंदर कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 टर्म्स में 2 आ रहा है। 2 हर एक टर्म का कोएफिशिएंट है, किसी का -2 है, किसी का 2 है, लेकिन 2 तो है ना, तो सबका अगर 2 कोएफिशिएंट है तो 2 को हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं क्या, निकाल दो, गेट आउट कर दो 2 को। सो 1/2, अब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखो, कैसे, 1/2 और उसके आगे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, और उसके बाद भी कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू लगेगा, और 2 कॉमन ले लोगे बाहर, तो 2 लगा के इंटू लगाओगे, और फिर अब अंदर बचाओ क्या बचा, अंदर बताओ क्या बचा, 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो एटलीस्ट अंदर वो एक्सप्रेशन अब आ चुका है जिसकी तलाश थी, टेल मी, अंदर वो एक्सप्रेशन आ चुका है जिसकी तलाश थी। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 फैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 और ये चौथा, यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, समथिंग इंटू समथिंग हो रहे हैं। तो जब अपन चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो सकता है क्या, कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, गेम ओवर। यही तो फॉर्म चाहिए थी हमको, क्या बचा बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर तो वो जो हमको चाहिए मिल ही चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होती है। इस बात को मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आइडेंटिटी ही है भाई, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये होती है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं, ये तो आइडेंटिटी होती है ना, तो आप सामने लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। ओके, अगेन अगर मान लो सवाल 4 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर तक का आता है तो ये काम करना है, अगर मान लो 3 से 4 नंबर का आ जाता है ये सवाल, तो फिर इसको भी वेरीफाई कर देना, जो हमने नोट सेक्शन में किया है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके फिर बचेगा तो ये। अभी आप करते हैं इसको, x को पहले से कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, इससे कराओ, फिर y को भी सबसे कराओ, फिर z को भी कराओ, ऐसा 18 टर्म्स बनाई थी, याद है, नोट सेक्शन में बनाई थी, फिर 18 टर्म्स में सब सबसे खत्म हो गए कि ये 4 खत्म हो गए। तो वो काम भी करेंगे हम, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा वेटेज का है जिसके चांसेस बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई 1% चांस है कि 4 नंबर का कुछ नहीं बताता है, नहीं तो 2 नंबर से ज्यादा की इसके औकात नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इसकी वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ले लेंगे सामने की यूजिंग द आइडेंटिटी। ओके, सो दिस वाज माय एलएचएस, जो आखिरी में लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, एलएचएस हेंस प्रूव। तो हमने आरएचएस से कहानी को शुरू किया और हमने एलएचएस पे कहानी को खत्म किया। आप लोग नीचे लिखना इक्वल टू एलएचएस, मेरे पास जगह नहीं थी, आप सामने क्या लिखेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। भाई इसके सामने आइडेंटिटी एलएचएस इक्वल टू नीचे मेरे पास जगह नहीं, इसके मैंने सामने, ठीक है, और फिर नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। ओवर।
और क्लास 9 से ही एक रूल बना लो कि जो चीज हमने वेरीफाई करी है, प्रूव करी है, वो आगे के लिए रूल बन गई। जो चीज आज हम वेरीफाई कर रहे हैं वो आगे के लिए ऑटोमेटिकली एक रूल, एक थ्योरम, एक फॉर्मूला बन गया जो हमको याद रखना है। तो आज हमने ये प्रूव किया कि x plus y plus z minus x y z की वैल्यू ये होती है। हमने प्रूव किया ना। अभी तो एक सवाल की नजरिए से देखा कि सवाल है तो सॉल्व करना है, लेकिन हो गया ना, ये सॉल्व प्रूव हो गया ना। आगे के लिए याद रखना है कि x plus y plus z minus x y z की वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा चलता ही रहेगा टिल क्लास 12। आप जो भी सीखोगे वो आगे के लिए याद रखने वाली चीज है। ठीक है ना, क्लियर है? डिलीट कर दूं मैं इसको, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही सरल सा है, इसको भी हमने नोट सेक्शन में कर डाला है वैसे तो, पर चलो फिर से कर लेते हैं। नोट सेक्शन में किया था ना ये हमने कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है। किया था, लिखा भी था। चलो फिर से करते हैं। सो देखो, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना है, बताओ। गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना है। गिवन तो है कि x प्लस वाई प्लस जेड, देखो इफ जो लिखा हुआ है ना, इफ, वो तो गिवन है। क्या गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो गिवन के आगे तो लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दिस इज गिवन, दिस गिवन। प्रूव क्या करना है बेटा? ये जो सामने लिखा हुआ है शो दैट, शो दैट के आगे जो भी लिखा हुआ है वो चीज प्रूव करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy, ये हमको प्रूव करना। लगभग 1 महीने की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी बच्चों, तो अपनी अपनी वाटर बॉटल और एक हैंकी, जिसको ज्यादा पसीना आता है वो गमछा भी ला सकता है, तौलिया, ठीक है, वो साथ में कैरी करो। 1 महीने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे आप, क्योंकि उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता है। तो 1 महीने के बारिशें, उमस, ह्यूमिडिटी ये रहेगी, तो उससे डील करना ही पड़ता है। हर साल आती है ये प्रॉब्लम। और लाइट जाने की भी ज्यादा झंझट इसी महीने में रहेगी। मतलब बाद में भी रहेगी लेकिन बाद में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम अच्छा हो जाएगा। अभी लाइट चली जाती है तो फर्क पड़ रहा है बस, ठीक है। ओके, होपफुली नेक्स्ट ईयर तक हम इसको एयर कंडीशनर कर देंगे, सोचा तो है। देखते हैं, लेट्स सी। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो नाम होगा, नाम होगा तो और बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तो और पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो एसी लगाएंगे। वेरी इजी। अब आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा तो और बच्चे नहीं आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे तो और पैसे भी नहीं आएंगे। अब पैसे भी नहीं आएंगे तो कोई जेब से तो कोई खर्च नहीं कर सकता ना। एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? रिटर्न। हर बिजनेस में रिटर्न आता है तो ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न नहीं आता तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एक छोटी सी दुकान खोली, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ तभी तो वो दुकान का शोरूम करेगा। उसको नुकसान हो रहा है तो वो दुकान का शोरूम कैसे करेगा? ओके, चलो। सब लोग वैसे चेन कास्ट के हो मैक्सिमम, तो सब जानते हो, बिजनेस फैमिली से आप सबकी, तो आप जानते हो। चलो आइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये प्रूव करना है। सो हाउ टू प्रूव दिस? तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं क्या आइडेंटिटी जानता हूं वो सीधे सीधे लिख देता हूं। पहले मैं क्या आइडेंटिटी जानता हूं वो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं। लिख दो, प्रूफ सेक्शन पे आ जाइए। प्रूफ, वी नो दैट करके जो आप जानते हो लिख दो, वी नो दैट। कभी भी कोई आइडेंटिटी लिखनी हो ना जिसको आप प्रूव नहीं करना चाहते, बस लिखना चाहते हो, प्रूव नहीं करना चाहते, तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट। भाई हम जानते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम एक तरीके से चैलेंज करेंगे, तेरे को तब नहीं पता क्या, ये तो हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? लिख दो, वो आइडेंटिटी लिखो। लास्ट वाली क्या जानते हो? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। ये सब जानते हैं, आइडेंटिटी है। अब कोई ये भी कह सकता है कि सर अभी अभी आपने दूसरी फॉर्म भी बताई है क्या? वो भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। जस्ट अभी देखिए ना नई फॉर्म,
नहीं फॉर्म या तो बोल क्या सबको या कि नहीं फॉर्म मैं एक्स प्लस वाई प्लस तो 5 से इधर बन रहा है 2 का तो ये फैक्टर को लिख दिया क्या था इस फैक्टर के अंदर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल तो चाहो तो वो फॉर्म भी लिख सकते हो उससे भी ये सवाल सा हो जाए और वो फॉर्म करीब करीब याद नहीं रहती फिर हमें सीखेंगे ये ठीक है आप चाहो तो दोनों में से कोई फॉर्म चलो ये वाले लिख देते हैं अभी तो बेसिक फॉर्म लिख दी चलो अब हम क्या करेंगे गिवन पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे क्या गिवन पॉइंट्स हमको गिवन है बताओ सवाल के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है किसकी वैल्यू 0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इधर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 पुट कर सकते हैं हम बताओ मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू 0 है सवाल कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ गिवन पॉइंट्स में है कि x प्लस वाई प्लस जेड को 0 मानना है आपको इस सवाल के लिए तो मैं 0 ही मानूंगा वो कहता 3 मानो तो मैं 3 मान लेता वो कहता 10 मानो तो मैं 10 मान लेता सवाल तो माई बाप है जो कहेगा मानना ही पड़ेगा ऐसे तो ना सवाल कहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 है तो हम सवाल उसको क्रॉस क्वेश्चन तो ना कर सकते हैं कि ऐसा कैसे 7 है मैं तो 8 मानूंगा जो वो कहेगा वो मानना पड़ेगा ना तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मनवाई है उसने मैं 0 मान लेता हूँ तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा इसके आगे और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 पुटअप कर दूंगा और इनटू आगे जो भी तामझाम है लिख दो एज इट इज समझ आया सबको जस्ट कुछ भी नहीं किया आइडेंटिटी लिखी है और उसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुटअप करिए जो क्वेश्चन में गिवन है दैट्स इट वेरी इजी अब आपने इसकी वैल्यू इधर 0 पुट कैसे कर ली वो भी तो बताना पड़ेगा तो उसके सामने अगर आपके सामने जगह हो तो ठीक है नहीं तो फिर नीचे लिखना रीजन लिखना पड़ेगा तो रीजन क्या लिखते हैं रीजन के लिए हम हमेशा देयरफॉर का उल्टा साइन लगाते हैं बिकॉज इस साइन का मतलब होता है देयरफॉर और इसका उल्टा कर दें तो इसका मतलब होता है बिकॉज तो हम रीजन जब भी बताएंगे किसी चीज का कारण बताएंगे तो बिकॉज लगा के बताएंगे बिकॉज बिकॉज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो उसने 0 दे रखा है इसीलिए मैंने इस स्टेप में 0 पुटअप किया है पुटअप करने के बाद वाले स्टेप में रीजन लिखते हैं हमेशा कई अच्छा पहले लिख देते हैं जिस स्टेप में आपने जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपने इस स्टेप में 0 पुटअप करी है ना तो इसी के सामने लिखना बनता है सामने जगह नहीं है तो नीचे लिखना बनता है ठीक है और कहीं नहीं चलो जी अब आगे सॉल्व करें इक्वल टू किस चीज में इक्वल टू चलेगा इक्वल टू अब 0 से आप 1 को मल्टीप्लाई करो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ को करो 1000 टर्म्स को करो जो चाहे जिसको करो 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा एक ही रूल है 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा तो ये जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो अपने घर में होगा इसके साथ टकराते ही ये क्या बन जाएगा खत्म 0 बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स 0 तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 0 लिखूंगा लिख दिया 0 लिख दिया कोई डाउट नहीं है अब अपन एक काम और करेंगे ये जो LHS पार्ट है इसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 स्टेप्स लिखे ना तीनों स्टेप्स में ये पार्ट कॉपी पेस्ट करो -3xyz इधर भी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब -3xyz इक्वल टू 0 यहां तक कोई डाउट नहीं है इक्वल टू और फिर यहाँ पे क्या साइन लगता है पता है किसी को जब अपन एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये एक इक्वेशन है अब ये इस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है अभी भी LHS RHS हमारे पास अब ये इक्वेशन की तीसरी फॉर्म है ना जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते जाते हैं LHS को सॉल्व करते हैं ऐसे करके तो उसकी जो तीसरी फॉर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम इंप्लाइज कर रहे हैं क्या लगा रहे हैं इंप्लाइज का मतलब होता है रिजल्ट देना ये इसको रिजल्ट दे रहा है और इससे ये रिजल्ट निकल रहा है उस साइन को हम ऐसे लिखते हैं जानते हैं कोई इंप्लाइज का साइन कैसे लगाते हैं हम लाइक दिस इक्वल टू का साइन एंड देन फिर एरो इक्वल टू का साइन देन फिर एरो इसको बोलते हैं इंप्लाइज क्या बोलते हैं लेकिन इस साइन को हम इधर ही यूज करेंगे कई बच्चे इसको इज इक्वल टू की जगह भी यूज करते हैं वो गलत है जहां इज इक्वल टू की जरूरत है वहां इज इक्वल टू ही लगेगा और जहां इंप्लाइज की जरूरत है वहां इंप्लाइज लगेगा फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आपको कहा कि 100 इंटू 3/5 करके बताओ तो 100 इंटू 3/5 जैसे आप सक्सेसफुली कर दोगे कैसे करोगे 5 से काट के कर दोगे तो 5 1 जा 5 5 20 20 इंटू 3 60 तो अब आप यहाँ पे इंप्लाइज मत लगाओ कई बच्चे यहाँ इंप्लाइज लगाते हैं यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन लगेगा ना तो वैल्यू निकाल रहे हैं
जब अपन किसी चीज की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इम्प्लाइज का लगाएंगे, इक्वल। तो कई बच्चे फिर इम्प्लाइज साइन को इतना पसंद आ जाता है, यूज करते करते इतना घुस जाते हैं उसमें कि हर जगह इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज, पूरी कॉपी इम्प्लाइज से भरी रहती है। ठीक है, तो इधर हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इम्प्लाइज कहाँ लगता है, जब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं दूसरी चीज की फॉर्म में, तो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है, समझ गए? ओके चलो, ऐसे मान लो जब इक्वल टू का साइन ऑलरेडी फिक्स हो गया, ठीक हो गया, तो फिर अब इम्प्लाइज की जरूरत नहीं, जब वो यूनिटी हुआ हो तो फिर पहली प्रायोरिटी इक्वल टू फर्स्ट। समझ गए? अब क्या करना है, सब बच्चे समझ गए होंगे वैसे तो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज की स्पेलिंग तो समझ गए ना, IMPLIE, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, ये -3xyz को पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड में, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, कर दो। तो LHS में क्या बचा अभी, x³ प्लस y³ प्लस z³, और RHS में वैसे ही 0 था, कोई था ही नहीं, तो बस यही जाके बैठ जाएगा। इस 0 से ऐड होगा तो 0 से कुछ भी ऐड करो वही नंबर मिलेगा। सो -3xyz उधर जाके क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3xyz। और यही तो हमको साबित करना था, चेक करो, हो गया साबित। देखो टू प्रूव, यही तो करना था हमको कि प्रूव करके बताओ x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू 3xyz है, वही प्रूव कर दिया हमने। नीचे लिख दो हेंस प्रूव। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इजी। चले नेक्स्ट पे। अब जो अभी हमने सवाल, अभी जो हमने प्रूव किया है इसी पे सवाल है नेक्स्ट, अगला सवाल सेम इसी पे ही है। ठीक है, शुरू करें इसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, इससे जस्ट जो अगला कर रहे हैं भगवान, जो अभी प्रूव किया है इसी पर पेस्ट है वो। ओके, एनसीईआरटी की खास बात है जो पैटर्न से चलते हैं एनसीईआरटी हमेशा, बाकी बुक किसी भी बुक्स में मैंने इतना पैटर्न से चलना नहीं देखा। भाई जो चीज जिस क्वेश्चन पे, जो जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है वो पहले समझाता है। जैसे 1.2 अगर स्टार्ट हो रही तो 1.2 से इंट्रोडक्शन पहले उसका सारा लिखा हुआ होगा, उसी के एग्जांपल्स होंगे। बाकी बुक्स में मैंने सारा मिक्स में देखा है, पूरे सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, टॉपिक कोई कहाँ लगा हुआ है, इसमें क्वेश्चन कहीं और है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 में जो बात समझाई उसी का एप्लीकेशन 40 में कर पाएगा। और पूरी एक्सरसाइज में यही फॉलो हो रहा है ना। जब a+b का होल स्क्वायर सीख गए तो उसके ऊपर फिर क्वेश्चन है अगला, जब a+b का होल क्यूब सीख गए तो उसी पे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे मानो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक्स आर लाइक भागवत गीता, बिल्कुल पूछना चाहिए उनको एनसीईआरटी बुक। ठीक है, नॉट ओनली मैथ्स, सारे साइंस की भी सारी बुक्स अच्छी है, मतलब क्वालिटी लेवल उसमें दिया हुआ है अच्छा सा। और अगर अच्छे से करते हो तो आगे कभी दिक्कत नहीं आती, कॉलेज लेवल आगे कंपटीशन एग्जाम्स, कई बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज के जो एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं वो एनसीईआरटी बेसिस होते हैं, सारे सारे एनसीईआरटी बेसिस होते हैं। इसको जितना अच्छा 9th 10th 11th 12th में सीखोगे आगे उतना ही अच्छा कंपटीशन फाइट करने के योग्य बनो। ठीक है, चलो सवाल है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू बताओ, मतलब इसका, इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा वो बताओ। पर आपके हाथ बांध दिए उसने, क्या हाथ बांध दिए, आप क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करोगे, ये कसम डलवा दी। यानी कि आप -12 का क्यूब क्या होता है ये कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, आप 7 का क्यूब क्या होता है ये कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे, और आप 5 का क्यूब क्या होता है ये कैलकुलेट करने नहीं बैठोगे। जैसे 5 का क्यूब क्या होता है, अभी सपोज करो ये कसम वो नहीं देता, सपोज करो ये कसम वो नहीं देता, तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर रहा होता। कैसे, -12 का क्यूब लिखता जो कि होता है -1728, जिसने याद कर लिया। 7 का क्यूब लिख देता 343, और 5 का क्यूब लिख देता 123, और फिर इसको सॉल्व कर देता सर आंसर। लेकिन ये तो आपने क्यूब्स को सॉल्व कर दिया ना बेटा, तीनों क्यूब्स को सॉल्व कर दिया, पर उसने कसम क्या दिलवाई है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो जब क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने हैं दैट मींस इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आइडेंटिटीज यूज करनी है, और क्या चाह रहा है, क्यूब्स ही कैलकुलेट नहीं कर सकता है तो फिर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हम, चलो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। और बड़े तबियत से सीखना क्योंकि सेकंड फिर मैं होमवर्क दूंगा। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, लिख दिया सबने क्वेश्चन, -12 का होल क्यूब +7 का होल क्यूब +5 का होल। ठीक है, स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिख दिया सबने, लिख दिया, बोलो आयुषी छवि, क्वेश्चन लिख दिया, चलें स्टार्ट करें।
देखो जब वो क्यूब्स ना सॉल्व करने की कसम दिलवाएगा तो उसने मेरे हाथ तो बांध दिए, तो वो एक बेनिफिट देगा आपको, भाई कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है, ऑब्वियस बात है, जो सब कुछ ही छीन लेगा तो हम सवाल के सॉल्व करेंगे। तो उसने पता है क्या दिया है आपको, बहुत अच्छी चीज दी है, आप ध्यान से देखो, अगर ये क्यूब्स को हटा दूं तो इन सबका सम 0 है। चेक करो, 7 और 5 12, और 12 - 12 0। सेकंड में भी यही हो रहा है, यानी कि अगर क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने के लिए देगा तो जो क्यूब्स को हटा के जो नंबर बचेंगे उनका सम हमेशा 0 आएगा। देखो -15 -13 -28 होंगे, और 28 -28 0 होंगे। तो इस चीज पे फोकस करना है, इस चीज को एनालाइज करना है कि इन तीनों का, वो खुद थोड़ा ना कहेगा कि देखो देखो उसका सम 0 आ रहा है, हमको एनालाइज करना है कि यार क्यूब्स को हटा दूं तो उसका सम 0 आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं हेयर, पहले आप समझ लो फिर लिखना स्टार्ट करना, हेयर -12, हेयर -12, बिना क्यूब हटाए केवल -12 लिखो, प्लस क्यूब हटाए फिर 7 लिखो, और फिर क्यूब हटा के 5 लिखो। इसका सम आ रहा है 0, का सम आ रहा है 0। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने सीखा है, क्या सीखा है, इधर लिखूंगा मैं वो जो मैंने सीखा है, एंड वी नो दैट करके, हम जानते हैं, हमने सीखा है, क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि इफ इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो क्या हो, x³ + y³ + z³ 3xyz के बराबर होता है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या सीख के आए थे हम, कि अगर x + y + z 0 है, हमने पुट की ना उसकी वैल्यू 0, तो उसको पुट करने से x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या निकल के आई, फाइनल आंसर 3xyz निकल के आई थी। तो हमने ये सीखा है कि x + y + z की वैल्यू अगर 0 है, देन x³ + y³ + z³ की वैल्यू क्या होती है, 3xyz। अब आप कंपेयर करो इसको इससे, तो x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7, क्योंकि इन तीनों का सम भी 0 आ रहा है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि x + y + z का सम 0 आना चाहिए। तो आइडेंटिटी से गिवन फैक्ट को कंपेयर किया तो x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5 आई, ठीक ना। तो इस वैल्यूज को नीचे वाले गिवन फैक्ट में अगर मैं पुट अप करूं, करके, x की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, -12, तो ये -12 का क्यूब हो जाएगा, टेल मी। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, कंपेयर करो, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा, टेल मी। और z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, टेल मी। तो जो x की वैल्यू आपने यहाँ 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 पुट अप करी, तो यहाँ 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 भी तो करोगे, राइट साइड भी तो करोगे, केवल लेफ्ट साइड थोड़ा ना करोगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इक्वल टू राइट साइड में 3 लिखेंगे, इनटू x की वैल्यू क्या, वही सेम -12, y की वैल्यू क्या, वही 7, और z की वैल्यू क्या, वही 5। तो अगर मैं इन सबको प्रोडक्ट कर दूं तो जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू देखो मैंने निकाल ली है, केवल मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा कर संभव हो पाया, क्योंकि इनका सम 0 आता, अगर इनका सम 0 नहीं आता तो विदाउट कैलकुलेटिंग तो वैल्यू निकालना संभव ही। समझ गए क्या, अब बस मल्टीप्लाई करने का काम है आपके पास, करो मल्टीप्लाई जैसे भी करना चाहो। तो देखो टुकड़ों में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × -12 पहले कर लेते हैं, -36, और 7 × 5 बाद में कर लो 35, और एक बार आप 36 × 35 और करना पड़ेगा, करो जरा जल्दी से कर दो, सबको करने दो, सबको करने दो, डोंट टेक बेनिफिट टू एनीवन, सब लोग करेंगे। अगर मेरी नोटबुक कितने की है, अंदाजा क्या पता, कोई और लेके आता है क्या, बताना, उसको लिखी होगी ना प्राइस, 80 या 100 की मान लेते, इसमें कितने पेजेस होंगे, 300। 100 रुपए की नोटबुक में 300 पेज हैं, तो बताओ एक पेज कितने का हुआ,
100 रुपए की नोटबुक, यानी 300 पेज हो गए, 300 पेज 100 रुपए के हो गए, 300 पेज 100 रुपए के हैं, तो एक पेज कितने का है? 0.3 1/3 रुपीज, यानी 1 रुपए में 3 पेज होगा एक तरीके से। तो 1 रुपए में 3 पेज यानी 30 पैसे का एक पेज मान ले, तो 30 पैसे का एक पेज है। अब मुझे बता तेरा ये हाथ कितने का है? करोड़ों का तो होगा, तो पेज में कर लेना, हाथ में क्यों कर रहा है? 30 पैसे का पेज ही खराब कर ले, हाथ खराब कर रहा है। ये मेहंदी लगाने के काम आते हैं, पेन से लिखने के काम नहीं आते। अगली बार हाथ से करते हुए अगर कोई मुझे दिखाई दिया यहाँ पे हाथ में कुछ लिखे हुए, तो मैं सबके साथ मेहंदी लगाऊंगा उससे, ठीक है? मेक गुड हैबिट्स लगने चाहिए, दिखने में आप लगने चाहिए, यार इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं आप, स्पेशली लर्नर्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। आप बाहर जाएं तो लोग आपको देख के कहेंगे, ये देखो देखो लर्नर्स एकेडमी का बच्चा है, कितना सिंसियर है, कितना इसके उठने बैठने का ढंग कितना अच्छा है। और ये नहीं, सरकारी स्कूल में भी नहीं करते आजकल ऐसे, वो लोग भी सीख गए हैं। ओके, देख वो भी बोल रहा है कि गलत कर रहा है, तो बोलो ना, आंसर बोलो इसका। नहीं सुनाई दिया। 1060, सबका आंसर यही आ रहा है और पीछे भी आंसर यही आ रहा है। तो मैंने दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब की वैल्यू निकाल ली, और जो कसम मेरे को डाली गई थी वो भी मैंने फुलफिल करी। क्या कसम थी कि इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, मैंने सेपरेटली सॉल्व नहीं किया। ओके, समझ गए? अब सेकंड पार्ट होमवर्क है, आप करोगे क्या? बस वो मुझे बता दो, हिंट बता दो। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि देखो भाई साहब इन तीनों का सम 0 हो रहा है। क्या? कौन? बोलो, 15 मिनट 10 मिनट लगेंगे, जरूरी काम है क्या? घर पे जाना चाह रहे होंगे वो, सुनो, वो घर पे जाना चाह रहे होंगे, घर पे भेज दो। देखो, दिस इक्वल टू 0 आ रहा है ना? आ रहा है, तो मुझे बताओ फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगी। 3 × 28 × -15 × इन तीनों चारों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। क्यूब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो उसका क्यूब सॉल्व करना पड़ता तो कितनी कितनी खराब हो जाती? 28 का क्यूब पता चलेगा, 28 गुना 28 गुना 28, फिर 15 का करना, चलो 13 15 तक मैंने याद कर, लेकिन मैंने 28 का बनाया तो कितनी आ गई? इसकी तो कोई लिमिट है क्या? ये 97 का क्यूब भी कह देगा, ये तो 157 का क्यूब भी कह देगा, कोई लिमिट नहीं है ना। तो ये आइडेंटिटी से देखो बहुत बड़े काम आसान हो जाते हैं, क्यूब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट तीनों का प्रोडक्ट कर लो, आंसर है। और कब? जब इन तीनों का सम 0 हो, अंदर वालों का सम 0 हो। 5 प्रॉपर स्टेप्स आपको सॉल्व कर दोगे इन होमवर्क। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 15। आइए, don't look at me like this, we will complete the chapter by today only, whether you like it or not. Question number 15. Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangle. ये फर्जी क्वेश्चन है, बहुत सरल से, अभी देखते हैं इनको, ठीक है? Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. आपको दो सवाल दिए हुए हैं, दोनों में एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, ये किसी रेक्टेंगल का एरिया है, ये भी किसी रेक्टेंगल का है। चलो पहले इसको एक को उठाओ, एक की बात करते हैं फिर दूसरे पे चलते हैं। तो ये किसी रेक्टेंगल का एरिया है। अब ऐसे मत बोलना सर यही वाला रेक्टेंगल है क्या? यही वाला रेक्टेंगल नहीं, ये तो बस एक्सप्रेशन को पैक करने के लिए, जैसे अभी अपन सॉल्व करते करते मैं भी पैक कर देता हूँ ना एक्सप्रेशन में, हाईलाइट हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे, हाईलाइट करने के लिए लिखा है। रेक्टेंगल कोई भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा रेक्टेंगल है ये जिसका एरिया क्या है, ये है। तो अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया ये हो तो उस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ क्या क्या हो सकते हैं, वो पॉसिबल एक्सप्रेशन बताओ। एक्सप्रेशन बताओ मतलब पॉलिनोमियल बताओ। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले क्लास में सीखा था। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का कार्य कर सकता है अगर एरिया ये है। मतलब उल्टा सवाल है, लेंथ या ब्रेड्थ देख के एरिया पूछता था, ये तो सीधा सवाल होता था, अभी एरिया देख के लेंथ या ब्रेड्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी एरिया गिवन है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं समथिंग इनटू समथिंग की फॉर्म में, तो जो ये समथिंग है वो लेंथ हो जाएगा और ये समथिंग वो ब्रेड्थ हो जाएगा। दैट मीन बेसिकली बस मुझे इसको फैक्टराइज करना है, सरल सा काम है। और फैक्टराइज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो हम
इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में करके आए थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, बस वही काम कर। दैट्स इट, करते हैं फटाफट से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। याद है ना सबको? चलो रिवाइज भी हो जाएगा इस बहाने। चलो सो लिखो, हियर द एरिया of a rectangle is given as here the area of a rectangle is given as, और उसके बाद फिर लिख दो आप जो भी एरिया गिवन, ये वाला एरिया गिवन, एरिया 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 लिख दिया एरिया, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये मत लिख देना अभी। हाँ सर, क्या? अच्छा आ गए क्या? किस किस क्या है? ठीक है, सो ये वाला लिख लिया सबने, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन। मैं भी लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है, एरिया 25a स्क्वायर, क्या एक्सप्रेशन है, 25a स्क्वायर, आगे बोलो, आगे बोलो। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमको स्प्लिट करना है, ये काम है हमारा। बोलो क्या स्टेप लिखूंगा मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट। अच्छा एरिया जो है, एरिया को अपन ए लिख के डिनोट करा देते हैं, ए इक्वल, ठीक है, बार बार नहीं तो एरिया 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 लिखना पड़ेगा, तो ए लिख के डिनोट करा देंगे, तो बार बार ए लिख देंगे, ठीक है। ए इक्वल टू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट। अब वो बच्चे हाथ खड़े कर दो जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल भी नहीं आता, यानी बेसिकली वो बच्चे जो लेट ज्वाइन करें, बिल्कुल भी नहीं आता, साफ बिल्कुल नहीं आता। आप तो आ गए थे शायद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब चल रहा था, आए तो थे, नहीं आए थे? बस आप दोनों के अलावा और कोई आपको आता है स्प्लिटिंग? ठीक है, आपको आता है, आपको आता है, आप तो आ ही रहे। हाँ आप भी को भी नहीं आता, ठीक है। सो सुन लो फिर, ठीक है, बहुत अच्छे से तो उस क्लास में बताया था, एक ही क्वेश्चन किया था, एक पूरे अब इतना डिटेल में फिर से तो नहीं बता सकते, आई कैन गिव यू द वीडियो इफ यू वांट उस क्लास का, जिसमें बिल्कुल डिटेल में बताया, अभी थोड़ा सा क्विकली बता देते हैं। करना क्या है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म मतलब लीनियर टर्म, इसमें तीन टर्म्स हैं, एक है क्वाड्रेटिक, एक है लीनियर, एक है कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, लीनियर मतलब डिग्री 1, और कांस्टेंट मतलब जो सिंपल नंबर लिखा हुआ है। तो हमको लीनियर वाली टर्म जो मिडिल में प्लेस की गई है, इसको स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। पर अब इनको किन दो टर्म्स में प्लेस करना है वो जानने के लिए बगल में एक क्विज खेलनी पड़ेगी, एक क्विज को सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्विज क्या है, तो मैं बगल में खिड़की खोल देता हूं, उस क्विज को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने। हम क्या करेंगे, दो नंबर सोचेंगे। अब वो दो नंबर आप ए और बी भी बोल सकते हो, आप एक्स और वाई भी बोल सकते हो, उन दो नंबर्स को हम ए और बी भी बोल सकते हैं। एंड केमिस्ट्री की क्लास में जीते क्या हम, वाई। तो ऐसा कब तक चलेगा, एक क्लास के लिए दूसरी क्लास हम सेक्रीफाइस करेंगे। हाँ जी, सो व्हाट वी विल डू, हमको एक क्विज खेलनी है। गलत दे दिया क्या, कौन सी? ये लो, पकड़ लो एक कोना। चलो जी इधर देखो, हमको क्या करनी है, क्विज खेलनी है जिसमें हमको दो नंबर्स का सम और दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है। अब उन दो नंबर्स को अपन ए और बी से भी डिनोट करा सकते हैं, पुकार सकते हैं, और एक्स और वाई से भी पुकार सकते हैं। जनरली अपन उसको ए और बी से ही पुकारते हैं, जनरली अपन उसको किससे पुकारते हैं, ए और बी। किसी को ए और बी पसंद नहीं है तो एक्स और वाई से ही पुकार सकता है। ए प्लस बी, ए इंटू बी। सबसे पहले तो हमको इस क्विज में ये दो लाइंस लिखनी है, ए प्लस बी, ए इंटू बी। अब सुनो ध्यान से, ए प्लस बी की जगह तो आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट लिखना है एज इट इज, एज इट इज। क्या है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, -35। सो एज इट इज वहां पे छाप दो। बताओ कोई डाउट? ए प्लस बी की जगह आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट एज इट इज छाप देना है। ए इंटू बी की जगह आपको क्या करना है,
अगल बगल के जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लिखना है, यानी गुणा करके लिखना है। ठीक है, सो 25 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा, करो 12 5 जा 60, रिमाइंडर बचा 6, 12 2 जा 24 और 6 300। यहां तक कोई डाउट? हमको एक्सप्रेशन के तीनों कोएफिशिएंट को इस्तेमाल करके क्विज बनाना है और क्विज बना के सॉल्विंग होगा। ठीक है, क्या कुछ बना नहीं है, a प्लस b और a इंटू b लिखना है ना, दो नंबर सोचने को, जिनका सम तो होगा वो -35 और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट होगा 30। ऐसे नंबर सोचने हैं आपको जिनको जोड़ने में मिलता हो -35 और जिनको गुणा करने में मिलता हो 30। ऐसे नंबर सोचने, अगर आप वो दो नंबर सोच पाएंगे तो वही वो नंबर जिसमें ये स्प्लिट होगा, वही वो दो नंबर होंगे जिसमें ये -35 ए क्या मेरे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो सोचना स्टार्ट करो, तो इसने कहा कि है तो सॉल्विंग नहीं करनी, यानी ए और बी की वैल्यू ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने के लिए बनता हो -35 और प्रोडक्ट करने के लिए बनता हो, सोचो ये तो सोचना ही पड़ेगा। 15 और 10 35 कैसे होंगे, 15 और 20, यस वेरी गुड, 15 और 20। देखो अगर मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 15 और 20 रखूं तो सोचो जरा, 15 और 20 मिलकर 35 होते हैं और 15 गुणा 20 करूं तो 300 हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो यानी दो नंबर्स मिल गए मुझे 15 और 20। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 15 और 20 को जोड़ते हैं तो 35 मिलता है, लेकिन मुझे सम तो -35 बनाना है। सो डू वन थिंग, ये फेरबदल तो मैं कभी भी कर लूंगा, मैं इसको दोनों को माइनस कर दूंगा। अब -15 और -20 मिलके -35 होता है, लेकिन -15 और -20 को गुणा करेंगे तो +300 आ जाएगा। दैट मीन दो नंबर्स मिल गए मुझे, कौन कौन से, -15 माइनस, इन्हीं दो नंबर्स में मैं इसको स्प्लिट करूंगा। इसको मैं किस किस में स्प्लिट करूं ये जानने के लिए वो क्विज सॉल्व करनी पड़ती है, बस उस क्विज का पर्पस क्या है, वो दो नंबर सोचना जिसमें मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला हूं। चलो अब स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, पहली टर्म एज इट इज 25a², आखिरी टर्म एज इट इज +12। स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, किन दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, यही वो दो नंबर्स हैं जिनमें इसको स्प्लिट करना है, -15 -20। पर वो टर्म ए वाली है तो मुझे इन दोनों के आगे ए लगा देना है। कैसे लगा देना है, ए, तो -15a -20, समझ आया? तो ये -35a को मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, समझ गए? ये दो नंबर कौन से होंगे जिससे स्प्लिट करना है ये पता लगाने के लिए, समझ गए क्या? समझ गए? भाई 35 को कैसे स्प्लिट करोगे, 5 + 3 की कर सकते हो, 15 + 3 जैसे कोई 1 + 13 बोल भी कर सकता है, 35 कोई 40 - 5 कर सकता है, वो सारे ऑप्शन है ना, एक में एक करेक्ट ऑप्शन है। वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो कर दो पता लगाने के लिए। समझ गए? अब इससे आंसर क्या मिले, 15 और -15 -20, तो मैंने -35 देखो -15 देखो -3 मैंने स्प्लिट कर, ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 1 2 3 4 लास्ट में समझे, मैं पिछले दो में से अभी दो से कॉमन निकाला, करना शुरू करो। लेट्स फाइंड आउट द कॉमन। हाँ जी, सो 25a² और -15a में से क्या कॉमन आता है, पहले तो मुझे 25 और 15 में से क्या कॉमन आएगा, 5, और a² और a में से क्या कॉमन आएगा, a। अब बचा क्या, 25a² में से 5a कॉमन है। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को लगता है कॉमन निकालने का मतलब माइनस करना होता है, माइनस करना नहीं, डिवाइड करना। तो आप 25a² को 5a से डिवाइड करो, करो डिवाइड। सो 25 से 5 डिवाइड हो गए 5, और a² से a डिवाइड हो गए a। तो 5a अगर मैंने कॉमन लिया तो 25a² का 5a बच गया, बीच में माइनस साइन लगा दिया। अब 15a में से अगर मैंने 5a कॉमन लिया तो क्या बचा, a से a कट गया, और 15 से डिवाइड करो 5, क्या बचता है, 3, तो 3 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज, यानी कि यहां तक का काम तो कंप्लीट। अब अगेन इन दोनों में से भी कॉमन लिख के आगे लिखना है। अब उन दोनों में से कॉमन देखो क्या बचता है, 20 और 12 में से क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल और बताया था, इनका पैटर्न सेम होना चाहिए साइन के साथ। इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, तो पैटर्न डिफरेंट, प्लस माइनस है वो माइनस प्लस, दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस है तो वो भी प्लस माइनस, और अगर ये माइनस प्लस है तो वो भी माइनस प्लस होना चाहिए। ये प्लस प्लस है तो वो भी प्लस होना चाहिए, और ये माइनस माइनस है तो वो भी माइनस। तो पैटर्न दोनों का, दोनों फिगर्स का सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न डिफरेंट हो गया ना,
तो उसका पैटर्न सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 12 और 20 में से आप क्या करेंगे, 4 कॉमन आएगा ना, मैं -4 कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लेके साइन चेंज आएगा ना, और साइन चेंज होती है इसका पैटर्न से मैच होता है। मैं +4 कॉमन ना लेके क्या कॉमन ले लूंगा, -4। सो लेट्स टेक -4 कॉमन। अब क्या होगा, इधर समझो पहले ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन लिया जा रहा है, इन दोनों में से कॉमन लिया जा रहा है, तो -20a में से -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डिवाइड करके देख लो, -20a डिवाइडेड बाय, डिवाइड करके देखो, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5a बचेगा, और प्लस का बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस का 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस साइन तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर प्लस में बचेगा, तो 20a में से क्या बचा, ओनली 5a। अब +12 में से -4 को कॉमन लो, +12 डिवाइडेड बाय -4, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, और 4 3 जा 12, तो -3 बचा, बताओ बचाओ क्या बचा, -3। अब आप साइन का पैटर्न चेंज चेक करो, अब आप साइन का पैटर्न चेक करो, देखो प्लस माइनस और इन स्टेप पे इधर और इधर सेम एक्जेक्टली सेम शक्ल के लोग दिखने चाहिए। अगर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत किया हुआ सब सही है, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये में से कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। अच्छा, हर स्टेप में हम पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं कि सब कुछ सही है। कैसे, जैसे इस स्टेप पे मुझे डाउट हो रहा है कि यार पता नहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो हम पीछे मुड़ के कैसे देखेंगे, हम मल्टीप्लाई करके मन में देख लेंगे, 5a × 5a 25a स्क्वायर होता है, बोलते जाओ, होता है ना, 5a × -3 -15a होता है। चलो इधर देखो, -4 × 5a -20 होता है, और -4 × -3 +12 भी होता है, यानी चारों टर्म्स बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब ये दो टर्म्स बन चुके हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें 5a -3 5a -3 अगेन कॉमन है, बताओ अगेन कॉमन है ना, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में ये 5a -3 को ही कॉमन बाहर निकाल दूंगा, तो बचेगा क्या, 5a, और इधर से क्या बचेगा, -4, तो जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर से बचा 5a, उधर से बचा -4, ये लो साहब, ये दो फैक्टर्स में टूट चुका है, फैक्टराइज हो चुका है, समझ गए। किसी भी एक को मान लो लेंथ, किसी भी दूसरे को मान लो ब्रेड, अगर इसको लेंथ और इसको ब्रेड मान लें तो एरिया यही आएगा ना, अगर आप इसको गुणा करने बैठोगे ना तो यही प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब आप सबको सबसे अगेन गुणा कर लो, ऐसे सबको सबसे गुणा करो तो यही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब नोट करो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ये बहुत ही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 9th और स्पेशली 10th के कोर्स के लिए, पूरी 10th में इसका इस्तेमाल होगा, पूरी 10th, तो इस मेथड को जितना जल्दी हो सके सीख लो। और जब जब ये क्लास में फर्स्ट टाइम कराया था, तब अभी तो जैसे 10 मिनट में कराया ना, उस टाइम आधे घंटे पौन घंटे में एक ही क्वेश्चन किया था, पूरा डिस्क्राइब किया था खुल के, ठीक है। तो हो सके तो जो नए बच्चे हैं वो वीडियो वो वाली तो जरूर वॉच करो, इस मेथड को अच्छे से सीखो, ठीक है, क्लियर है, नोट हो गया। ये जो क्विज वाला काम है रफ पर, ये आप पेयर में शो कर भी सकते हो, और चाहो नहीं शो करना तो आप रफली भी शो कर सकते इफ यू वांट, पर ये तो पूरा पेयर इसको तो शो करना, ठीक है। बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट, आता था पहले से मेथड, 9th में सीख लिया, 9th में तो सॉरी 8th में सीखा था क्या, 8th में या 7th में, 8th में, तो फिर आपने सीखा था तो औरों ने क्यों नहीं सीखा, यानी आया तो था, सीखा नहीं बस, कौन से चैप्टर में था, आया आया था, हाँ भाई, फिर आपने कैसे नहीं सीखा, इतना डिटेल में नहीं सीखा था, है ना, ऊपर ऊपर से सीखा था। हाँ जी, अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में बनता है, इतना लिख दिया सबने। सो मैं उसने सवाल जिस फॉर्म में पूछता है जवाब उसी फॉर्म में देना होता है ना, सवाल किस फॉर्म में था, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो जवाब भी इसी के मुंह तोड़ जवाब देंगे हम उसी की भाषा में, हेंस, बस मुंह तोड़ मत देना किसी का, हेंस द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, the possible expressions for the length and the breadth of the given rectangle are अब अपन आंसर दे देंगे, बोलो, लेंथ को मान लो, ये किसी को कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, चाहो तो इसको लेंथ मान के इसको ब्रेड्थ मान लो, चाहो तो इसको लेंथ मान के इसको ब्रेड्थ मान लो, क्योंकि इसको इससे इंटू करूं या इसको इससे इंटू करूं आंसर तो सेम ही आएगा,
ठीक है, मान लो किसी रेक्टेंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लेंथ 2 और ब्रेड्थ 3 भी हो सकती है, और उसकी लेंथ 3 और ब्रेड्थ 2 भी हो सकती है, दोनों शफल कर सकते हैं ना। तो इसको लेंथ मान लेते हैं 5a-3, 5a-3, एंड ब्रेड्थ को हम अगला फैक्टर मान लेते हैं, क्या है, 5a-4। हो गया ये, डन। उसको डिलीट करूं। अब क्विकली अगला बताओ, अब की बार एरिया क्या है बताओ मुझे। आप केवल यहाँ पे देखो, इसका प्रेजेंटेशन वर्क कर पे करना, केवल यहाँ पे देख के सॉल्व करवाओ विद इन 2 मिनट्स। अगले क्वेश्चन में एरिया क्या है बोल के बताओ जल्दी से। 35y² प्लस 13y-12 लिख दूं मैं यहाँ पे, बोलो। 35y², आगे बोलो, अब y की फॉर्म में तो आंसर भी y की फॉर्म में आएगा, प्लस 13y, आगे क्या है, -12। तो क्विज रेडी करना है पहले, तो पहले क्विज रेडी करना है। सो a प्लस बी की वैल्यू और a इंटू बी की वैल्यू सोचो। बोलो a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखते हैं, बोलो छवि, बोलो क्या वो लिखते हैं a प्लस बी की वैल्यू, बोलो जल्दी से बोलो। एग्जैक्टली मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, एग्जैक्टली मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 13। और a इंटू बी की वैल्यू क्या लिखते हैं, अगल बगल का प्रोडक्ट, अगल बगल का प्रोडक्ट करो, माइनस में तो माइनस में आएगा प्रोडक्ट। 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 3 जा 36, और 6 होता है 42। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अब उस क्विज को सॉल्व करना पहला कर्तव्य है, तभी हम क्वेश्चन पे लौट सकेंगे। क्वेश्चन में तभी लौट सकेंगे जब वो क्विज सॉल्व हो जाए। तो एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऐसे 2 नंबर सोच के बताए हैं जिनको जोड़ने पे 13 आता है और गुणा करने पे -420 आता है। ये सोचना बड़ा क्रूशियल होगा, ये सोच नहीं पाए तो वापस क्वेश्चन की तरफ लौट नहीं पाओगे। सोचो। सर ऐसे कैसे सोच लें, इतना बड़ा नंबर है। 420 तो किसी की टेबल में भी नहीं आता कि सोच लें, या आता है तो उतनी बड़ी टेबल याद नहीं है। तो तरीका बताऊं, तरीका बताऊं, जब बड़े नंबर आ जाए तो कैसे सोचे हम। देखो सबसे अच्छा तरीका तो ये कि टेबल्स अच्छी याद होनी चाहिए, पर वो करते नहीं हम। अगर टेबल्स अच्छी याद होगी ना तो ये कैलकुलेशन, ये कुछ जल्दी से सॉल्व होगी। पर चलो नहीं है याद, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो प्रोडक्ट है ना 420 प्रोडक्ट है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करना तो सबको आता है क्या, बोलो फैक्टराइज करना तो सबको आता है क्या, बोलो पहले किससे कटेगा, 2 से, अगेन 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, अब 2 से नहीं कट रहा, अब 3 से काटो, 3 3 जा 9, हमेशा प्राइम नंबर से काटते हैं। अब 3 से कट रहेगा अगेन, नहीं, अब किससे कटेगा, 5 से, और अब लास्ट में किससे कटेगा, 7 से। तो ज्यादा नहीं, 5 ही तो प्राइम फैक्टर्स मिले हमको। अब देखो आगे क्या करना है, समझो अच्छे से, समझो बातें नहीं, इधर समझो। 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये इसके सारे फैक्टर्स खोल के रख दिए मैंने, रख दिए। अब आपको इन फैक्टर से 2 टीम बनानी है, ऐसी टीम बनानी है जिनको सम करने पर या माइनस करने पर आपका गिवन सम आता हो। आपका गिवन सम आपको क्या चाहिए, 13। आपका गिवन सम आपको क्या चाहिए, 13। तो अब आप इनमें से 2 टीम्स ऐसी तैयार करो जिससे 13 मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करो 2 × 2 × 3 को इस टीम में रख दूं, आप कितने भी प्लेयर इधर ले सकते हो, कितने भी प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 प्लेयर्स इधर कर दो, 1 प्लेयर इधर कर दो, आप 3 प्लेयर इधर कर दो, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ पर सम 13 आना चाहिए। तो सपोज करो मैंने 3 प्लेयर्स इधर कर दिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 7 5 जा 35। तो 35 एंड 12 के कॉम्बिनेशन से 13 तो बन नहीं सकता, दैट मीन्स ये तुक्का मेरा गलत साबित हुआ। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। सो सपोज करो मैं 2 × 2 × 5 ये 3 इधर रख दूं, तो देखते हैं क्या होता है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और बचा क्या, 7 3 जा 21। फेल। 20 और 21 से भी 13 या तो ना तो जोड़ने से बनेगा ना माइनस करने से, तो जो जो फेल होते जाने याद रखना, क्या क्या यूज कर लिया हमने। अगला कॉम्बिनेशन सोचते हैं, चलो। सो ऐसे कर दूं क्या, देखो 2 × 3 × 5 इधर और 2 × 7 उधर, देखते हैं ये क्या बनता है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 2 7 जा, क्या 30 में से 14 जाता है तो 13 बचता है,
बचता है? नहीं बचता, 16 बचता है। फेल, अगेन फेल। चलो कुछ और सोचो, सोचो सोचो सोचो, सोचना तो हमको पड़ेगा ही। क्या ट्राई करूं? ऐसे करूं, देखो ऐसे 7 into 3 इधर रखूं, पर ये ट्राई कर लिया शायद हमने। 2 2 जा 4, 5 जा 20 इधर रखे हैं, और 7 ये तो कर लिया ना, 20 और 21 वाला ट्राई कर लिया। तो फिर है तो इसी में छुपा हुआ तेरा सम, कुछ भी हो जाए इसी में छुपा हुआ है। अगर मैं ऐसे करूं 2 into 3 into 7 एक जगह रखूं, और 2 into 5 एक जगह रखूं, इससे बना क्या काम? 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और 5 2 जा 10, अगेन नहीं बन रहा। तो करीब करीब सारे यूज कर लिए, पर अभी कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। सोचो सोचो सोचो। या तो फिर फैक्टराइज गलत किया है, फैक्टराइज तो सही किया है क्या, चेक करो। 2 2 फैक्टर्स तो सही है, या फिर उधर प्रोडक्ट तो सही किया था हमने, वो भी चेक करो। 35 into -12 -420 होता है ना। 12 5 जा 60, रिमाइंडर 6, 12 3 जा 36 and 6, सही किया, सब कुछ सही किया। दैट मींस उसी में राज छुपा हुआ है। हाँ बताओ। 28 कैसे लिया आपने? 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, हो गया काम। छुपा हुआ तो इसी में रहता है बेटा। 2 2 जा 4, 4 7 जा, और 3 into 5 ले लो इधर, 15। 28 में से 15 गए तो बच गए 13। यानी कौन से हैं वो दो नंबर्स? 28, और दूसरा फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा, -15। तो एक नंबर लेना है 28, दूसरा नंबर लेना है -15। क्विज हमने कर दी है सॉल्व। एक नंबर ले लो 28, दूसरा नंबर ले लो -15। तो अब आप स्प्लिट भी इसको ऐसे ही करेंगे, कैसे? जिस फॉर्म में हमने ये लिखा है, पहली टर्म और आखिरी टर्म सेम लिखेंगे, और मिडिल टर्म को इन दो गिवन नंबर्स में स्प्लिट कर देंगे। कर दें? कर दें क्या? बोलो, पहले नंबर क्या है, पहली टर्म क्या है, टेल मी। पहली टर्म क्या है? 35 y²। आखिरी टर्म भी सेम लिखो, क्या है? -12। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, क्या है पहला नंबर? +28। +28 के आगे y भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे y लगा हुआ है। और फिर दूसरा नंबर क्या है? -15, इसके आगे भी y लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लें। लेट्स टेक आउट कॉमन। तो 35y² और 28y, 35 और 28, पहले न्यूमेरिक वैल्यू में से सोचो क्या कॉमन आएगा? 7। 35 और 28 दोनों 7 की टेबल में आते हैं, और y² और y में से क्या कॉमन आएगा? y। करो डिवाइड। 35y² को 7y से डिवाइड कराओ, 5y, प्लस 28y को 7y से डिवाइड कराओ, 4। अब देखो ये दोनों प्लस प्लस, वो दोनों माइनस माइनस, पैटर्न मिसमैच, यानी माइनस साइन को कॉमन लेके उन दोनों को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले तो आप यूं ही सोचो कॉमन क्या आएगा। 15 और 12 में से क्या कॉमन आता है? 3। लेकिन 3 प्लस का नहीं ले सकता मैं, क्या लेना पड़ेगा? माइनस का, ताकि वो दोनों प्लस प्लस हो जाए। -15y को -3 से डिवाइड करेंगे, +5, 5y सॉरी, और -12 को -3 से डिवाइड करेंगे, +4। ये लो साहब, सेम सेम बच गया, सेम सेम बचना ही चाहिए, नहीं बचता है तो हमने गलती करी है। इन दोनों को अगेन कॉमन ले लो, 5y + 4, तो बचा क्या? 7y -3। सो लेंथ ले लूंगा ये, ब्रेड्थ ले लूंगा ये। ठीक है, सो लेंथ क्या हो जाएगी मेरी? 5y + 4 था, और ब्रेड्थ क्या थी हमारी? 7y -3। अब हर कोई सोच रहा है फटाफट कॉपी पेस्ट मार लूं ताकि घर पे ना करना पड़े, तो बेटा वीडियो मिल जाएगा ना? ठीक है ना, मेक यूज ऑफ दैट, और एक बार खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो पे। ठीक है, टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया, एक क्वेश्चन बचता है तो कल ही करेंगे। इतनी खुशी, चलो, तो इतना काम हो जाना चाहिए कल। जिसको वीडियो चाहिए वीडियो ले लेना, अगर ग्रुप में तो मैं डाल ही देता हूँ, जो ग्रुप में नहीं है पर्सनली वीडियो ले लेना, लेकिन ऐसे नहीं कहेगा कि सर मुझे आया नहीं। ठीक है ना, ये तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, कल ही टेस्ट लेंगे। हाँ, अरे कल 5 मिनट के बाद फिर क्या मक्खियां मारेंगे बैठ के? जो एक क्वेश्चन बचा है ना, हार्डली 5 मिनट्स का है, लेकिन अभी आज कुछ वाकई में ज्यादा टाइम हो गया, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं इस क्वेश्चन को। तो कल 5 मिनट्स में वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन दैट, और उसके बाद हैंड टू हैंड टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। क्या हुआ? सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट टुमारो। दिस इज योर फर्स्ट टेस्ट। मेक श्योर हर कोई बच्चा आएगा। जिसने लेट ज्वाइन किया अंशिका, वो भी आएगा, कोई बात नहीं। लेट ज्वाइन किया तो जितना आता है उतना करेगा, हम आपको जज नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। और जो शुरू से आ रहा है उसको तो आना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।